ऐसा कभी सिचुएशन हुआ है कि आपको लगा हो मैं बहुत ही अब तो डेंजरस सिचुएशन में हूँ, आई कुड लूज माय लाइफ? भी यार मर भी गए तो क्या है, मेरे माँ बाप के बाद 2 भाई और हैं। Do you think the Gen Z or the Gen Alpha, do you think we are becoming soft as people? I agree with you. We are becoming soft as people. When the going gets tough, the tough get going. Like para special forces, उनका प्रोबेशन होता है 3 महीने के लिए. Everyone cannot join para. 3 महीने इनको ना, I am telling you, ऐसा भूत बना देते हैं. Their aim is to break them down physically, mentally. फौजी की एक और खूबी है, वो ऑफिस में नहीं बैठता है, वो ग्राउंड पे जाता है. एंड फौज में कहावत है, वन लुक ऑन द ग्राउंड इज वर्थ 1000 रिपोर्ट्स. हमारी फौज में भी यही खूबी है. अगर आप मुस्लिम भी हैं ऑफिसर और आपके जवान हिंदू हैं मेजॉरिटी, तो आप टीका लगवाएंगे और जाएंगे और हवन में बैठेंगे. वो बांधा जाएगा आपको, सबको धागा वागा आप करेंगे. अगर आप हिंदू हैं ऑफिसर और आपके जवान मुसलमान हैं, तो आप मस्जिद में भी जाएंगे. आई एज द कमांडिंग ऑफिसर, माय जवान्स नो इट, आई यूज्ड टू बी ऑलवेज बी इन द फ्रंट एंड कीप मोटिवेटिंग देम. तो आई ऑलवेज हैड दैट पैशन कि एज अ सोल्जर वी मस्ट हिट द एनिमी, बट डेथ का कभी फर्क नहीं पड़ा. कश्मीर इज नॉट द मुद्दा. पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली कश्मीर का इश्यू पूरी विश्व में बता रखा है. मुद्दा तो ड्यूरेंट लाइन का है, उसका तो बताया हुआ ही नहीं, उसका वो बात ही नहीं करते. तो हिंदुस्तान को आज पूरे मीडिया में, और मैं बार बार बोलता हूँ, ये ड्यूरेंट लाइन का मुद्दा उठाना चाहिए. यूएन शिविर में अफगानिस्तान में $4.1 ट्रिलियन वर्थ मिनरल रिजर्व्स हैं. यस, ये तो ओके. आज उनके पास, हम अगर चाहें ना, तो वहाँ से ये जो सेमीकंडक्टर्स के लिए ये रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ चिप्स के लिए सारी चीज़ें चाहिए, वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. दे आर वेरी रिच इन मिनरल्स. अफगानिस्तान का फायदा है. एंड लेट मी टेल यू, दे आर अ ग्रेट एसेट एंड दे लव इंडिया. किंग दाऊद खान, who was the ruler of Afghanistan, his aim was very clear to reclaim Khyber Pakhtunkhwa and the northern parts of Balochistan. So, sir, it is great to have you on my podcast. Since I started doing podcasting, I always wanted someone from the army to come on my podcast. I never could reach out to or find the correct person. Then Rudraksh connected me to you. Thanks to him as well. It's an honor to have you on the podcast. Thank you, Akhil. एंड काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम सर. आपका अफ़गानिस्तान में जो टाइम था उससे लेके जो नुआंसेस है, अभी आपने बताया बिफोर वी वर हैविंग दिस डिस्कशन यू वर इन सिक्किम ऑल्सो, उस एस्पेक्ट पे भी आएंगे. रीसेंट जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रिलेशंस, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, अफ़गानिस्तान इंडिया रिलेशंस, तालिबान, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले सर मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूँगा कि were you from an army background? Like, was your father also in the army, or you were the first generation in the army? And how did that happen? Why did you take that decision? Because nowadays people want to join the army, but I think, और आप ये ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे कि पहले के टाइम में एक अलग ही जज्बा होता था शायद आर्मी ज्वाइन करने का, और आई थिंक पीपल वर मोर wanting to join the army. Do you think there is a difference in that as well from then and now? But पहले आप अगर अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप. अखिल, थैंक यू फॉर गेटिंग मी ओवर फॉर दिस पॉडकास्ट. और मेरे को पूरा भरोसा अच्छा रहेगा बहुत. देखिए, मैंने आर्मी क्यों ज्वाइन की. बचपन से पहली बात तो मेरे फैमिली में मेरे फादर वाज नॉट इन द आर्मी. मसूरी में एक रेलवे स्कूल है, ओक ग्रोव स्कूल, उसमें वो हॉस्टल वार्डन थे. तो आई वाज बोर्न इन मसूरी. ओक ग्रोव स्कूल में पढ़े. तो बचपन से हमें ना वॉर मूवीज़ दिखाई जाती थी हमारे स्कूल में, और वर्ल्ड वॉर मूवीज़. तो वो देख के बड़ा अच्छा लगता था. और फिर पता नहीं, बहुत यंग एज में एक जज्बा चढ़ा कि बस वर्दी पहनी. और जब हम देहरादून आते थे कभी कभी, तो देहरादून में गोरखा जवान दिखते थे. तो वो वर्दी और ये पिक्चर्स और ख़ुद का कुछ अंदर जज्बा था कि बस जाना है तो आर्मी में ही जाना है. और ये बचपन से ही हो गया था. फिर जब क्लास 8, 9, 10 में आए तो फिर एनडीए का पता चला. एनडीए एग्ज़ाम के लिए अपीयर किए. पर इतना जज्बा था तब ये वर्दी का कि ये था दिमाग में कि अगर इफ़ आई डोंट गेट सिलेक्टेड इन एनडीए एज एन ऑफिसर, देन आई विल बी रेडी टू जॉइन द इंडियन आर्मी एज अ जवान. अच्छा, पर जाना सिर्फ फौज में है. माई मामा जी वॉज इन कैनेडा. ही वॉज मिस्टर रोशन लाल सचदेवा. He used to tell me, he said, वहाँ पर आ जाओ, डॉक्टर बनाएंगे. डॉक्टर्स आर वेड इन गोल्ड और वट एवर इट इज़, दैट इज़ द काइंड ऑफ वेल्थ. मैंने कहा मामा जी नहीं, सिर्फ
फौज में ही जाना है. एंड ही इज़ टू एडमायर मी, ऑफ कोर्स ही इज़ नो मोर. ही सेज इसका जो जज्बा था, पैशन था, ही इज़ अचीव्ड इट. एंड द डे आई गॉट सिलेक्टेड इन इंडिया, इट्स अ टफ एग्ज़ाम यूपीएससी का, उसके बाद मेडिकल, एसएसबी इज़ अ वेरी वेरी टफ. वो दिन जब मैंने कदम रखा नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला पूना में, at age 17 and a half, after class 11, life changed, and that's how I joined the Indian Army. आज की तारीख में और तब की में क्या फ़र्क है, मेरे को लगता है, देखिए जज्बा तो अभी भी कई लोगों में है. मेरे जो दोनों बेटे हैं, दे ऑल्सो ज्वाइन द आर्मी. मैंने कभी उनको मोटिवेट नहीं किया कि आप आर्मी में ज्वाइन किए, और उन्होंने मेरे को भी हराया क्योंकि मैं एक इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ. महा रेजिमेंट में मैंने नौकरी की है. बट मेरे दोनों बेटों ने फैसला किया कि दे विल ज्वाइन द पैरा स्पेशल फोर्सेस, विच इज द एलिटिस्ट इन द कंट्री. Wow. And both of them joined para special forces. They were commissioned, and both of them are deep sea divers, combat deep 60 meters तक. और उनमें से दोनों को ये पैरा से तो जंप करना ही पड़ता है एयरक्राफ्ट से, बट एक स्काई डाइविंग भी होती है जो कॉम्बैट फ्री फॉल है. जी जी. माई वन सन हैज डन ऑलमोस्ट अबाउट 400 प्लस फ्री फॉल्स. Wow. Amazing. And he was posted in JNK for a long time. So he's done a lot of operations in JNK. So I felt very glad as a father that my joints have joined the noblest and one of the finest professions. I think soldiering is one of the oldest professions in the world. Yeah. Exactly. Yeah. That's true. Okay. Sir, do you think being from the army, being an army man, you need to be very hard, you know? But do you think us as a society, not just in India, all over the world, you must be meeting young people as well. Do you think the Gen Z or the Gen Alpha, जो आगे जो भी words लग जाते हैं, do you think we are becoming soft? Do you feel that कि हम we are becoming soft as people? I agree with you. We are becoming soft as people, and it's attributable to a lot of reasons. I look back at my childhood. मसूरी में हम तो ना मसूरी में थे, ना देहरादून में थे, जंगलों में थे. एक जगह का नाम था झरी पानी. इट वॉज जस्ट अ स्कूल, रेलवे का स्कूल था, ओग्रो. मैं अपनी लाइफ देखता हूँ. होल डे वी यूज्ड टू बी स्टडिंग, मतलब नॉट ओनली स्टडिंग, हमारे मॉर्निंग में पीटी गेम सब कुछ होता था. मतलब इतनी डिसिप्लिन्ड एक लाइफ थी और स्ट्रक्चर्ड लाइफ थी. एंड वी यूज्ड टू हैव बॉक्सिंग, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, पहाड़ों में सब सारे गेम्स होते थे. एंड रनिंग, ट्रेकिंग, एवरीथिंग पॉसिबल. फ्रेश एटमॉस्फेयर था, फ्रेश हवा थी. एंड उस जमाने में इट वाज ओनली पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी. सो यू हैड कॉन्टैक्ट टू विद पीपल फिजिकल, मतलब यू यूज्ड टू मीट पीपल. टीचर्स वर गुड, दे वर डिवोटेड. अभी भी हमें अपने टीचर्स के नाम है. लाइक माई फादर वॉज अ हॉस्टल वार्डन. आई रिमेंबर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर नाउ very very senior and retired from IAS or Indian Armed Forces. They always remember my father ki he was a hard task master. He made us what we are today. So I would say the school made us what we are today. We never had any diversions of life. आज की तारीख में यंग जनरेशन के पास डाइवर्जन्स बहुत आ गए हैं. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, यू नो, टीवी. नो इसको सोसाइटी की जिम्मेदारी है उनको बताएं कि इसमें फ़ायदे क्या हैं. पर मेरे ख्याल सारे ना आजकल इस पर चिपक गए हैं. दे आर अट्रैक्टेड टू इट. एट एज 65 मैं अभी चश्मे नहीं लगाता हूँ, बट टुडे आई फाइंड यंग बच्चे चश्मे लगा रहे हैं क्योंकि ये स्क्रीन की तरफ वो देखते रहते हैं, अट्रैक्टेड हैं. फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, मिनिमल हो गई है. ट्रू. ओके, सो फिजिकल एक्टिविटी हैज़ रिड्यूस्ड. Like I remember when I was even a general at age 58, I used to play hockey and football with my jawans. You know, not golf, not only golf or tennis, which hockey and football. इतना मज़ा आता था. आज की तारीख में I don't see youngsters playing. हाँ, कुछ क्रिकेट वगैरह की तरफ चले जाते हैं, पर जो एक इनके अंदर वो होना चाहिए ना, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस, वो नहीं है. दी मेंटल फिटनेस, or I would say mental and emotional stability and physical fitness is lacking. वो कम होती जा रही है. और हो सकता है कि now they are going more of academics side. अच्छी बात है, वो ठीक है, बट materialistic हो गए. It's money oriented world.
ऑप्टीज फॉर आर्म फोर्सेज आर लेस. नंबर्स आ रहे हैं, क्वालिटी नहीं आ रही है. ओह, नंबर्स आर कमिंग, लाइन लगती है बट रिक्रूटमेंट के लिए, क्वालिटी नहीं निकल. क्वालिटी नहीं आ रही है. इन आवर टाइम क्वालिटी यूज टू कम. एंड दी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो हमारे होते हैं ऑफिसर्स के लिए, दे आर वेरी टफ. अभी जैसे ये पीटी वगैरह भी होती है, आपने शायद एक वीडियो थोड़े दिन पहले ही देखा था. मैं आई एम नॉट 65 ईयर्स, अभी भी मैं ऐसी ऐसी चीज़ें कर लेता हूँ, कैन पुल अप माई बॉडी फॉर अबाउट 11 टाइम्स इन वन गो. ओके. यंगस्टर को आज मैं बोलता हूँ ना, अपनी मेरी सोसाइटी में मैंने एक दो बच्चों को बोला आ जाओ. बच्चे मतलब यूथ, दे couldn't do even one. What's the difference? They don't want to work hard. They just want to be materialistic and then drugs and liquor and all these kind of things. I have not touched liquor in my life. I am in the Indian Army. Everyone knows. They say, knows my but they say reputation. that it's like a culture, and all over the world in armies. Yes, you it's a have culture. good scotch. I have not ever tasted it or touched it. And मैं तो इतना hardcore था. My coursemates know me and my everyone knows me. मैं घर में भी नहीं रखता था. अच्छा. My aim was कि my children should not see that. My father, being from a civil side, वो लेते थे, तो मेरे को वो नफरत थी कि मैं नहीं पीऊंगा, और वो सिगरेट भी पीते थे. मैंने दोनों को हाथ नहीं लगाया. अच्छा. सो यस, यू आर वेरी राइट कि जो आजकल की यूथ है, इन वन वर्ड मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो गए हैं. पर वो अच्छे हैं, उनको कोई गाइड करे ना. मेरे को लगता है आज इनको गाइडेंस की ज़रूरत है. दे हैव गॉट टैलेंट, सब कुछ है. अगर ये यूथ को, जब हम इंडिया में हमारे बच्चे जाते हैं, आज इंडिया में जाते हैं, अग्निवीर आते हैं, कमज़ोर होते हैं कुछ, बट जब उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और सख्त माहौल दिया जाता है, तो शेप अप हो जाते हैं. मैं तो बोलूँगा पूरे देश में कल्चर आना चाहिए. जो ITIs होते हैं, ITIs में बात कर रहा हूँ, जहाँ पर ये लोग जाते हैं, इनका स्टैंडर्ड चेंज होना चाहिए. और हर इंस्टीट्यूशन में, मैं तो बोलूँगा हर इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री में, आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ द वर्ड मिलिट्री ट्रेनिंग, बट एक नॉर्मल फिजिकल ट्रेनिंग पे जोर देना चाहिए. बिल्कुल. और बहुत कंट्रीज में तो मिलिट्री ट्रेनिंग का भी कॉन्सेप्ट है. नहीं, मिलिट्री ट्रेनिंग तो फिर वो लोग बोलेंगे मैं फौजी हूँ तो ये इसलिए बोल रहा है. मैं बोलूँगा कुछ तो एक रूटीन लाइफ होनी चाहिए, कुछ फिजिकल फिटनेस, एंड आपने खुद देखा होगा, यू आर ऑल्सो यंग मैन. आज आप कोई भी बच्चों को या यूथ को ले जाइए ट्रैकिंग के लिए, एट द एंड ऑफ द डे क्या बोलते हैं, वी एंजॉयड इट. हाँ, मज़ा सबको आता है. सो इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है. आप फॉरेन कंट्रीज में देखिए, आप बता रहे थे कि कई कंट्रीज में गए हैं, वहाँ एक कितना कंसेप्ट है, वेयर पीपल गो फॉर ट्रैकिंग, साइकिलिंग, एवरीथिंग. In India, I think facilities are also not there. That's true. Today, if in Delhi NCR you want to go anywhere, like I like trekking, but where do I go? And you will get stuck up in traffic jams. We don't, as we were discussing in India, we don't focus on the quality of life. Very true. Very true. Very So true. as you said, na, this is a circle, and there's a famous saying also, na, that hard times create strong men create good times create weak men create hard times, and then hard time again create strong men. So ये circle है, तो I think India भी उस circle में चल रहा है. I think आगे आने वाला No, future very तो true. अच्छा ही That's होगा. why I said in the passing, कि if they are guided correctly, they can be going. And let me tell you, I was a commando instructor. एक वहाँ बड़ा अच्छा saying है, when the going gets tough, the tough get going. So this chakkar which you are explaining, I think when there is a crisis in a country or in front of people, then something within them gets them tough. Yes. And therefore, when the going gets tough, the tough get going. So for that, you have to be tough. Yes. And then only you can going. So tough means mentally tough and physically tough. Both. कुछ लोग physically fit होते हैं, like para special forces. इनका प्रोबेशन होता है 3 महीने के लिए. एवरीवन कैन नॉट जॉइन पैरा एसएफ. 3 महीने इनको ना, आई एम टेलिंग यू, ऐसा भूत बना देते हैं. देयर एम इज टू ब्रेक डाउन डाउन फिजिकल मेंटली. आदमी लड़ाई कब हारता है? इन हिज माइंड, व्हेन ही से नहीं, मेरे से नहीं हो सकता है. एंड दिस इज व्हाट दे वांट, कि पर्सन शुड ब्रेक डाउन मेंटली. एंड द मोमेंट ही ब्रेक्स डाउन मेंटली, ही इज रिजेक्टेड, गेट ऑफ, गेट लॉस्ट. So we have to make people in this country mentally tough, mentally robust, and physically fit. Sir, you must have had. Can I know what all wars have you also participated in? I was hearing that आप 99 के war में you were there actively.
See, I will tell you, to use the word war may be wrong. Okay. Because see, if you really think it in that conventional war, so the last major war which was fought was 1971 71. war. Yes. Now we can term them as conflicts. Conflicts, yes. Okay. So any army officer who has been commissioned now also and since last maybe 40-50 years, all of us have seen conflict, and there are conflict zones. For example, my first posting was in Nagaland. Okay. Nagaland, Manipur, and I have served in areas where Ukhrul and all these places. Way back in '82, I was there, where that time I remember so many ambushes were going on, brutal ambushes. 21 Sikh ek paltan thi, they lost 21 people killed in broad daylight ambush, and I was very close in that day. So I saw that brutality ambush, that brutality of that ambush. So what I'm trying to say, for 1 year I was there, and let me tell you, the Indian Armed Forces that time were given instructions to carry out an operation across Myanmar. Okay. And that time the army commander was, Eastern Command was General Vaidya. We had to go inside Myanmar in 2 villages, Hokiat and Shivelu, 1982 August. The name of the operation was Operation Yankee. Okay. And we had gone to hit terrorists in these 2 camps of Myanmar. Okay. Permission given that time by the Prime Minister of India. India, it was Indira Gandhi. It was given. And there were 3 battalions participating, including some people from Special Forces. So that was my first operation. Okay. Yeah, we generally call it an operation or a conflict. Oh, yeah, of course. So we had done that. After that, I have been posted 4 times in J&K and various ranks, major. What year was this when you were in J&K? J&K 1986 to 87, 88 that time. 86 to 88. Yes. Now this is interesting. People will say उस समय तो कुछ नहीं हो रहा था. Any insurgency, when it is to start, it has a preparatory period. Yes, yes. And 1986 onwards, the preparatory phase was Started. on. And I was that time a captain in 1986 in Kupwara sector. Okay. And now, since I was in Afghanistan, I connected the dots very well. And I was in Afghanistan from 2011 to 14. In those period of 1986 onwards, the insurgency का preparatory या build-up stage कश्मीर में हो रहा था. कैसे हो रहा था? Arms ammunition were coming. These trained terrorists or jihadis were coming, and explosives were coming. And that time, our focus was in Punjab because उस समय Blue Star खत्म हुआ था. So BSF etc. was moved out from holding some post in Kupwara sector. They had come to Punjab. We had gone to J&K Kupwara sector, and उस समय एक पलटन का जो एक्सटेंड था, मेरी पलटन का एक्सटेंड, मैं तो कैप्टन था, 30 किलोमीटर था. 30 kilometers of a stretch was being looked by 1 battalion, and Kupwara was considered as the least threatened area. Therefore, that time as a young captain, I had an encounter. No more details than that. We did some action. उसके बाद हमने 40 kg प्लास्टिक एक्सप्लोजिव पकड़ा, PEK, in a place known as Sadhana. Okay. And that time I realized lot of terrorists or these jihadis were being inducted, क्योंकि अफगानिस्तान, मैंने इसलिए बोला, उस समय Russians or the Soviets had practically lost in 1989. इन्होंने छोड़ दिया था. विड्रॉल कर दिया था. 1986 के बाद ये सारे मुजाहिद अवेलेबल थे पाकिस्तान को, जनरल जियाउल हक के पास. इसने उनको डाइवर्ट किया इंडिया में, कश्मीर में, और सेम टाइम उसने ये पंजाब में भी इश्यू चला दिया खालिस्तान का. तो ये पाकिस्तान की जो जनरलशिप है, दे थिंक सो मच एंड दे यूज देयर एसेट्स एंड रिसोर्सेज. उस समय वी एज अ नेशन डिड नॉट रियलाइज, एंड बोथ साइड्स, एंड व्हाई दे डिड पंजाब एंड कश्मीर. I must tell you that also. Of course, कश्मीर तो वो मुद्दा उठाते रहते हैं. Indian Army is a very strong army. Yes, of course. And when we fight border, 71 की लड़ाई में, मैं वेस्टर्न सेक्टर का ही बताता हूँ. Your Indian Army had to go through Kashmir area. We had to go through Punjab area. We had to go through Rajasthan area to attack Pakistan. And we did extremely well in 1971. Same happened in the eastern sector. Front, okay, but now I'm specifically talking about western sector. When Indian Army goes to war,
वी गो थ्रू फॉर एग्जांपल पंजाब के थ्रू या कश्मीर के थ्रू, तो लोकल सपोर्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है. दे आर आर एसेट्स. दे वांटेड कि इन दोनों स्टेट्स में इंसर्जेंसी आ जाए, टेररिज्म आ जाए, सो दैट ये, एंड दीज आर द बॉर्डरिंग कंट्रीज, बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया विद पाकिस्तान, तो यहाँ सिविल अनरेस्ट हो जाए, सो दैट इंसर्जेंसी हो, एंड दीज स्टेट्स should have their own problem, and therefore the army gets entangled in fighting counter-insurgency operations rather than conventional operations with Pakistan. So this has been their strategy. My God. And उस समय हमने और भी कुछ ऑप्स हुए थे छोटे. Have you come, ऐसा कभी सिचुएशन हुआ है सर कि आपको लगा हो कि मैं बहुत ही अब तो डेंजरस सिचुएशन में हूँ, आई कुड लूज माई लाइफ, ऐसा भी हुआ है? हाँ, हुआ है. क्या आता है सर उस टाइम दिमाग के अंदर? उस समय देखिए, ये एज एक ऐसी चीज़ होती है ना. मैं जब इसमें म्यांमार में फर्स्ट ऑपरेशन में गया था, आपको मैं बताऊं, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था. मेजर TMS भाटी मेरे कंपनी कमांडर थे. मैंने बोला सर मैं सबसे आगे चलूँगा. तो हमारी एक कंपनी जा रही थी, मैं सबसे आगे चल रहा था. अब वो क्या जज्बा था. तो एक बार आया भी, यार मर भी गए तो क्या है, मेरे माँ बाप के बाद 2 भाई और हैं. वाह. तो डेथ की ना वो नहीं हुआ. फिर जब JNK में भी हमने ऑपरेशंस किए एज अ कैप्टन किए, फिर उसके बाद मेजर किए दूसरे टेन्योर में. ये तो मैं कुपवाड़ा सेक्टर का बोल रहा था, हम नौशेरा, राजौरी, लाम सेक्टर में थे, उधर भी ऑपरेशन हुए. एक बार तो ऐसा हुआ कि नौशेरा लाम सेक्टर में दे हैड प्लान टू किल मी. इन्होंने हमारे ऊपर ब्लास्ट किया, बहुत कुछ किया, बट तो भी ना वो मेरे जवान मेरे को बोलते थे, सूबेदार वगैरह, मैं उस समय कंपनी कमांडर था, मेजर साहब आप पीछे चला करो, आप बहुत आगे आगे चलते हो. ओके. और एक बार मेरे को याद है, किसी एक ऑफिसर ने मेरी वाइफ को भी बोला कि इनको थोड़ा कंट्रोल में आप रखो, ये थोड़ा ना बहुत ज़्यादा जोश है इनके अंदर. पर कभी ना वो फीलिंग नहीं आई है. और जब मैं ऑफ पराक्रम में एज अ कमांडिंग ऑफिसर था, जब पार्लियामेंट के बाद इंडियन आर्मी मोबिलाइज थी, that time also, let me tell you, I as the commanding officer, my jawans know it, I used to be always be in the front and keep motivating them. So I always had that passion कि as a soldier we must hit the enemy, but death का कभी फर्क नहीं पड़ा. And let me tell you, एक सवाल आपको पूछना चाहिए आम जनता को. फौजी जब लड़ाई में जाता है या ऐसे सिचुएशन में, उसके दिमाग में क्या होता है जो वो डेथ से नहीं डरता है? हाँ. उसके दिमाग में बताऊं क्या होता है? सबसे बड़ी चीज़ होती है ऑफिसर के दिमाग में और जवान के बाद में. क्योंकि देखिए, हम लोग एक पलटन होती है. लाइक मैं फर्स्ट महार में भी था, 1 महार रेजिमेंट में, उसके बाद 13 महार रेजिमेंट में मैंने कमांड की. जवान के लिए और एक वो ऑफिसर के लिए, जिस दिन वो उस पलटन में आता है या बटालियन में आता है, वो उसका घर होता है ज़िंदगी भर के लिए, चाहे आप रिटायर भी हो जाओ. आज आप मेरा नाम जान के और बस इतना ही लिख दो, मेजर जनरल संजय मेस्टन 13 महार, केयर ऑफ 56 APO, बस वो लेटर मेरे घर आ जाएगा. अच्छा. इट इज़ आवर लाइफ लॉन्ग होम. तो जब वो जवान और ऑफिसर मिल के रहते हैं और ऑफिसर आगे लीड करते हैं, लेट मी टेल यू, इंडियन आर्मी एक वो जगह है जहाँ पर ऑफिसर आगे आगे रहते हैं. दिस इज़ अ फैक्ट. अमेजिंग. दिस इज़ अ फैक्ट. और कई बार मेरे को लगता है, एनीवे आई विल नॉट डाइग्रेस फ्रॉम द इश्यू, दैट्स अ फैक्ट वेयर ऑफिसर्स आर इन द फ्रंट. एंड व्हाई? द व्हाई इज दैट जवान शुड से कि ये ऑफिसर ही इज़ अ ग्रेट लीडर, और उसको देख के उसके अंदर एक जज्बा और जोश आता है. ओके. मतलब उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये साहब के साथ में जाऊंगा. जवान क्या सोचता है? जवान और ऑफिसर के दिल में यही होती है कि हम सब के अंदर जो भी ये लोग हैं, ये बोलें कि यार ये बंदा शेर है, टाइगर नहीं है, ओ सॉरी गीदड़ नहीं है, शेर है, भाग गया, वो नहीं. क्योंकि कल आप कहीं झूठ बोल लो, लेकिन अपने जवानों के सामने और आपके जवान के अंदर जवान भी झूठ नहीं बोल सकता है कि मैं तो शेर था. आज जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ से आज ये मेरे जवान भी पॉडकास्ट देखेंगे, एक एक शब्द वो जब बोलेंगे तो बोलेंगे साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं. उनके अंदर भी और ज़्यादा उनके अंदर भी आता है. सो देयरफॉर कि मेरा दूसरा जवान ना बोले और कल मेरे गांव में जाके खबर ना पहले, यार ये तो थोड़ा पीछे भाग गया, डर गया, तो उस समय कुछ चीज़ आ जाती है अंदर कि आप ना तो डरना चाहते हो और आपकी इज्जत
देश से ज़्यादा उस समय ना पलटन का होता है, मेरी पलटन, मेरा तेरा महार, मेरी फर्स्ट महार, दैट इज जज्बा। एंड वो जज्बा जैसे आज आपने पढ़ा होगा, वो आ रहा था रजांगला बैटल का आज के पेपर में, 13 कुमाऊं। यार उस जमाने में 1962 उनके पास ना विंटर वे क्लोथिंग नहीं थी, हाँ। ठीक है, वो लड़े, वो मरे एंड तक, सब ने अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी। क्यों? भाग सकते थे। वो इज्जत कि कल मेरे जवान बोले, उसमें यही जवान काफ़ी थे जो आज मैं पढ़ रहा था 13 कुमाऊं के, कल वो ये ना बोले कि गांव में साला ये तो भगोड़ा था, कायर था। नो वन इन दिस लाइफ वांट्स टू सर्वाइव विद दैट टैग थ्रू आउट हिज लाइफ, and that is what motivates a soldier or an officer to not even consider his life. They also say though no man should be left behind. Yes, and exactly. you have to- और मेरे को कई बार ना सिविलियन आम मिलते हैं कि नहीं हम भी मरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। मैंने कहा वो एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंट नहीं है। यहाँ आप जा रहे हो वेरी वेल नोइंग कि यू मे नॉट कम बैक, एंड देयरफॉर जब मैं अपने जवानों का कमांडिंग ऑफिसर था या कंपनी कमांडर था, मैंने बोलता था, मैंने कहा हमारा एक ही मुद्दा है, लड़ाई में जब जाएंगे, लड़ाई एक ऐसी जगह है या फौज एक ऐसी जगह है, इसमें कोई सेकंड है ही नहीं, देयर इज नो रनर्स अप। बाकी हर जगह आप रनर्स अप हो सकते हो, थर्ड भी हो सकते हो, फोर्थ भी हो सकते यहाँ हो, है ही नहीं। लड़ाई में सिर्फ एक ही है, आपको जीतना है। हारा हुआ व्यक्ति अपने को खुद नहीं फेस कर पाएगा, दैट्स इट। That's why, sir, because of this, how amazing leaders people from the army, I think that's why once they retire from the army, they also become such good corporate leaders. We see all over India in the corporate Let world. me tell you today, Akhil, I can be very candid about it. Armed forces in this people, the veterans or the armed forces people in this country should be utilized. Yeah, I also agree. They are not being utilized. हम में देखो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि हमने एक जज्बे के साथ नौकरी की है और एक डिसिप्लिन के साथ की है। आज कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ो, मैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बोलता हूँ, एनीथिंग, सब जगह आप कुछ कुछ फौजियों को लगाओ, दे विल चेंज द सिस्टम, दे विल रिफॉर्म इट। 90% ऑफ द फौजीज आई वुड से विल रिफॉर्म इट, एंड करप्शन एक आध कर सकता है बट करप्शन नहीं करते। फॉर देम कंट्री इज फर्स्ट एंड फॉर देम ऑर्गेनाइजेशन इज फर्स्ट। अब मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर के। कल ही मैंने इंडियन स्पेस एसोसिएशन की 2 दिन की कॉन्क्लेव अटेंड की, जो सैटेलाइट्स, हाउ इंडिया कैन लॉन्च सैटेलाइट। आई केम अक्रॉस सम कर्नल्स, लेफ्टिनेंट कर्नल्स। आई सेड यार, यू आर एन इन्फेंट्री ऑफिसर, हाउ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेस सैटेलाइट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सैटेलाइट्स। बोलता है सर फौजी हैं, सब काम कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अ फौजी इज हाईली केपेबल, इंक्लूडिंग आई वुड से फौजीज शुड एंड कैन ज्वाइन पॉलिटिक्स। Yes, yes. हमारा क्योंकि ईमान धर्म है, हम जो बोलेंगे वो करेंगे, गुमराह नहीं करेंगे। ओके, बिल्कुल, फौजीज कैन ज्वाइन पॉलिटिक्स एंड बट वी आर रिलेक्टेंट बिकॉज द culture in this country is very different. The political system is very different. Otherwise, मेरे को एक बार एक क्लास 11 के बच्चे ने पूछा आफ्टर माय रिटायरमेंट कि सर फौजीज पॉलिटिशियंस क्यों नहीं बन सकते। मैंने कहा यू हैव आस्क्ड अ गुड सवाल। मैं कहा डू यू नो अमंग द प्रेसिडेंट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 23 of them have been from the army, from the air force and from the navy. That's nearly 50%. 50% as on date, okay? And they have had a total military defense background, and they have been successful presidents. They have reformed the nation. General Eisenhower is a live example. Why can't India have? India can and should have. Lot of people feel nahi फौजीज are सख्त. No, फौजीज are humane. They have heart. एंड दूसरा एक और एडवांटेज है, आज हम पूरे इंडिया में हर जगह नौकरी करते हैं। राजस्थान हो, कश्मीर हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, सिक्किम हो, हम हर जगह जाते हैं। हम लोगों को जानते हैं, गांव-गांव को जानते हैं, लोगों की धड़कन जानते हैं, लोगों की प्रॉब्लम जानते हैं। वहाँ देखते हैं कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रभाव है या नहीं है। ओके, ऑल दिस थिंग्स। राजस्थान में वो ऐसी ऐसी जगह गए हैं, मतलब जहाँ कोई मुश्किल से जाता होगा, रोड्स ख़राब हैं या जो भी है,
J&K, Punjab, every area in the borders we have served. Northeastern borders, northern borders, Leh, Ladakh, ऐसी सी जगह जहाँ ब्लेड भी नहीं होगा, सियाचिन ग्लेशियर. So we come across civilians, civil people, who, when we find them, we find कि they are so good, but उनको फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको कोई देखने वाला नहीं है, निगलेक्टेड रहते हैं. सो वी अंडरस्टैंड दे पल्स बिकॉज. अच्छा, दूसरा एक और फौजी की एक और खूबी है, वो ऑफिस में नहीं बैठता है, वो ग्राउंड पे जाता है. एंड फौज में कहावत है, 1 look on the ground is worth 1,000 reports. Yes, 100%. Okay? 100%. Most of the people are office bound, they enjoy Table kursi, bas file bas. clearance. No. As a general also, I used to be most of the time out. And you keep moving out unannounced. आपको अपने आप धड़कन दिख जाएगी. सब reality, you're in touch with the reality. You are in touch with the reality. और दूसरे, आप चमचे नहीं रखते हो. सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट ये फैक्ट है कि वो आपको बस खबर देते रहेंगे और आपको भी अच्छा लग रहा है, वो वही बताएंगे आपको जो आप फिर सुनना चाहते हैं. इफ़ यू गो ऑन द ग्राउंड, आपका कोई कुछ नहीं झूठ मूठ बोल सकता है, और आप वही करोगे जो आप चाहते हो. सर, कमिंग बैक टू, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली थी कि व्हेन द सोवियत लेफ्ट इन द 89 फ्रॉम अफगानिस्तान, उससे पहले से उनका डाउनफॉल शुरू हो चुका था. तो 86 से जनरल ज़िया उल हक ने, जो अफ़गानिस्तान के जो भी जिहादी लीडर्स थे, उनको इंसर्जेंसी इंडिया में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया. तो मेरा ये पूछना है कि तब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशन कैसे थे? बिकॉज हम अभी आज भी आएंगे जो कुछ चल रहा है उनके बीच में, बट तब उनके ऐसे क्या रिलेशन थे कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो पश्तून या जो भी वहाँ के लोकल लीडर्स थे, उनको यहाँ ला पाया? वॉज इट जस्ट मनी? बिकॉज व्हाट वी सी टुडे, दे हेट ईच अदर, एंड द अफगानिस्तान तालिबान, आई थिंक, वांट्स टू kill Pakistan, for the lack of a better word, and take Balochistan and whatever. But उस टाइम क्या इनके रिलेशन ठीक थे? See, I must tell you one thing. A very nice question you have asked. Are the Pakistanis an Afghan's friend? The answer is no. Yeah. And now why? This is a book. The name of this book is Facts of Facts. This is written by Abdul Wali Khan. This person is the son of Frontier Gandhi, Khan Abdul Ghaffar Khan. Oh, Yes. okay. इस बुक का नाम फैक्ट्स ऑफ फैक्ट्स क्यों है? बिकॉज ही द ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर 30 years declassifies their documents. Okay. And all these documents are available in India Office Library in London, and you can read it, but you can't carry it. Okay. इस बंदे ने, इसीलिए ये बुक है फैक्ट्स. इसमें मतलब उसने कोई अपनी एनालिसिस नहीं किया है. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कन्वर्सेशंस बिटवीन चर्चिल, बिटवीन लॉर्ड वेबल, बिटवीन ऑल दी सो कॉल्ड गवर्नर जनरल सेक्रेटरी जो वहाँ उनके स्टेट थे यूके में, सबकी ओरिजिनल कॉरेस्पॉन्डेंस है. 1937 में अंग्रेज़ों ने, उस समय पूरे हिंदुस्तान तो एक ही था. हाँ. इनको प्रॉब्लम थी कि ये भारत को इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहते थे. तो इन्होंने क्या किया, वो फूट डालना शुरू की. और आपको हैरानी होगी, ये सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म डिवाइड इन इंडिया वाज सोड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1935. हाउ? प्रोविंशियल इलेक्शंस जो हुए थे 1937 में, फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शंस इन दैट टाइम इंडिया, वी हैड 11 provinces. In all the 11 provinces, Muslim League got 0 vote. Yeah, I know. Including in Northwest Frontier Province, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, including in Sindh at that time, including in so-called Bengal that time, and Punjab that time, unified Punjab, and United Province जो हमारा यूपी था उस समय, हर जगह मुस्लिम लीग को 0 वोट मिली. And that time the votes obviously went to the Indian National Congress, so Muslim League had 0 votes. ये जो खान अब्दुल गफ़ार खान है, ही वॉज नोन एज फ्रंटियर गांधी, दे वर टोटली अगेंस्ट पाकिस्तान. ये जब अंग्रेज़ों ने फिर ये पाकिस्तान का कंसेप्ट शुरू किया, और उससे पहले इन्होंने 1893 में वो ड्यूरन लाइन ट्रीटी बना दी. अदरवाइज मैप, इसमें ये मैप्स है मेरे पास, 1880 से पहले वाले मैप्स, वेस्ट ऑफ एंटायर एरिया, इंडस रिवर,
was part of Afghanistan. Okay. Yes. Okay. You can just Google it. Yeah. Maps of Afghanistan before 1880. 1893 इन्होंने अब्दुल रहमान के साथ वो और एक ये फॉरेन इनका यंग सेक्रेटरी मार्टिन ड्यूरेंट वेंट और इसने जाके वो ड्यूरेंट लाइन ज़बरदस्ती साइन करा दी. ठीक है. सो द ब्रिटिशर्स हैड दैट क्राफ्ट एंड दैट सेम जो उन्होंने किया है ना इस हिंदुस्तान के साथ वही आज पाकिस्तान की फौज कर रही है. ये बुक तो हर हिंदुस्तानी को पढ़ना चाहिए और ये बुक पाकिस्तान में बैंड है. और ये लिखी किसने? पश्तून ने. और मेरे को वहाँ अफगानिस्तान में एक बंदे ने दी. ये मैंने 4-5 बार पढ़ ली है. सो इस बुक में बेसिकली आता है कि मेरे को नहीं पता था क्योंकि एक नैरेटिव तो ये चलता रहता है कि ये सारे मुस्लिम्स हैं. नहीं, वो भी मुस्लिम हैं, ये भी मुस्लिम हैं, पर इतनी नफरत है उनकी तब से पार्टीशन से पहले और जब पाकिस्तान को क्रिएट किया गया, कार्व आउट किया गया हिंदुस्तान के बीच से. हाँ. आपको पता है लास्ट कंट्री कौन थी इनको रिकॉग्नाइज करने की? अफगानिस्तान. Oh. Yes, hatred. And the last country to even United Nations इनको जब एडमिशन करा रहे थे, अफगानिस्तान opposed it. The only country to oppose it. So the Pashtuns of that area on both sides hate Pakistan, but Pakistan की स्ट्रेटजी क्या थी? अब आपका सवाल आपने पूछा कि तब क्या रिलेशन थे जब 86-87 में इनको लेके आया. हाँ जी. इन लोग ने क्या किया? क्योंकि पश्तून्स जो हैं दोनों तरफ में उनको वो ड्यूरेंट लाइन का इश्यू जो है वो मेन है उनके लिए और वो वापस चाहते हैं अपना वो बॉर्डर. पाकिस्तान ने क्या स्ट्रेटजी खेली उनकी? पहले तो मैं बताता हूँ उनके व्हाट वर देयर कंसर्न्स. देयर कंसर्न्स वर 2 मेजर कंसर्न्स जब ये पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल देश क्रिएट हुआ. अ स्ट्रॉन्ग इंडिया टू इट्स ईस्ट एंड अ स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान टूवर्ड्स इट्स वेस्ट. एक तो ये फियर था, डर कि दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं. एंड अप टू 60s and 70s अफगानिस्तान वाज इन द अरब मुस्लिम वर्ल्ड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री. Yes. And they were secular. Yeah. And They were secular. And the boys and girls used to study together. Yeah, roam around freely. And- There was no Sharia law. Yeah. So there was, and it was so good, and they were supported by Russians that time. Yeah. And King Daud Khan, who was the ruler of Afghanistan, his aim, he had 2 times, once he was the king, uske बाद prime minister, his aim was very clear to go in for a greater Afghanistan. That means reclaim Land the from Khyber Pakistan. Pakhtunkhwa. No, their original land. Oh, yeah, The Khyber Pakhtunkhwa and the northern parts of Balochistan. So that was their mission, to go for greater Afghanistan. Therefore, दोनों तरफ ड्यूरेंट लाइन के कौन सी पॉपुलेशन है? पश्तून्स. स्ट्रैटेजी क्या चलाई? इनको डिवाइड करो. जो अंग्रेजों ने किया उस टाइम, मुल्लास को ब्राइब किया. इस बुक में लिखा है बहुत अच्छा, इधर बुक में इंग्लिश में इतना अच्छा लिखा है कि मुल्लास को वो ब्राइब करते थे. उन्होंने इस्लाम कुछ नहीं, मतलब एक एक वर्ड इसमें पढ़ने लायक है कि उनको ब्राइब करके इस्लाम को यूज़ करके उनको आपस में तोड़ा. तो पश्तून्स को उन्होंने आपस में लड़वाया, मरवाया. और फिर जब रशियंस आ गए उनको भड़का भुड़कू के जिहाद का और ये मदरसे खोल के वो कि हम एक कॉमन कॉज के लिए लड़ रहे हैं. तो उनको वो वाला जज्बा भी लेके आ गए, ब्राइबिंग भी कर दी. तो ये सारों को वो फाइटर बना दिया. एंड रिजल्ट क्या था? पश्तून आपस में लड़ रहे थे. जब रशियंस गए हैं वापस, ये हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता है, आम जनता को. रशियंस जब गए हैं तो गवर्नमेंट किसकी आनी चाहिए थी? अफगानिस्तान की. तो जितने ये जिहादीज थे, लीडर्स थे, ये सारे कहाँ पर थे? कोई पेशावर में था, कोई कोटा में था. तो इन्होंने इनको बोला ये पेशावर ये पेशावर वाले हैं, ये कोयटा शूरा वाले हैं, ये पेशावर शूरा वाले हैं. तो इनको भी आपस में भड़का दिया. तो अफगानिस्तान में 89 के बाद जब वो गए हैं, 91 से लेके 96 तक सिविल वॉर चला है. अफगान्स वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स फॉर पावर. और भिड़वा कौन रहा था? पाकिस्तान. बैक्ड बाय यूएस. नो, बैक्ड बाय यूएस तो है, बट क्यों? सो दैट एक कंट्री जो वेस्ट वाली है वो बिल्कुल कमजोर हो जाए. और उसी समय 86 में जब ये हो गए तो ये सारे मुजाहिद अवेलेबल थे लड़ने मुड़ने के लिए, मरने के लिए.
और उनको जज्बा दे रखा था धर्म के नाम पे, उन्होंने कहा अब इनको इंडिया में लॉन्च करो, तो कश्मीर में वो आ गए। तो उन्होंने कहा कि इसको भी कमज़ोर करो, इसको भी कमज़ोर करो, और आपके पास हथियार थे सारे जो अमेरिकन ने आपको दिए थे, स्टिंगर मिसाइल से लेके सारे, तो ये दोनों के खिलाफ, तो उस देश को तो उन्होंने आज कहाँ पहुंचा दिया है, आपने देख ही लिया है। अफगानिस्तान इतना अच्छा देश था, आज वो स्टोन एज में चला गया है, उसको बहुत टाइम लगेगा रिकवर करने में। इंडिया में भी वो यही कोशिश कर रहा है। और मुनीर का भी जो नैरेटिव था, ऑप सिंदूर 16 अप्रैल को, जब वो 22 को अटैक हुआ है, 16 अप्रैल को उसने क्या बोला, हिंदूज और मुस्लिम्स अलग हैं, साथ रह नहीं हाँ, सकते। उससे पहले उसने बोला था ये 16 अप्रैल को बोला था, इसीलिए बोला था क्योंकि वो जो अंग्रेज़ों ने कराया कि हिंदू मुस्लिम्स को भड़काओ, तो वो ही चाह रहे हैं। पाकिस्तान को किसी से मतलब नहीं है, ना वो अफ़गानी मुस्लिम से, ना बलूची मुस्लिम से, ना सिंधी मुस्लिम से, ना किसी मुस्लिम से, ना मुहाजिर से। उसको सिर्फ है कि हमारे पास पावर रहना चाहिए पाकिस्तान आर्मी जनरल्स के पास, और ये सबको लड़ा रहे हैं। और दूसरा, आप उनकी एक और खूबी देखो जो भी है, आज पाकिस्तान जैसे जनरल्स ने अमेरिका को भी अपनी गोद में कर लिया, बिल्कुल, चाइना को भी अपनी गोद में कर लिया, और रशिया के साथ भी उनका चल रहा है। और जब ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, इमरान खान उस दिन रशिया में बैठा था। तो ये ऐसा देश है कि ये सबको हिला रहा है, नचा रहा है, आपस में लोगों के फूट कर रहा है। पर मेरा जवाब यह है कि अफ़गान, जब मैं वहाँ पर था, मैं वहाँ पर था 2011 से 14 तक तकरीबन, मैंने अफ़गानों से एक चीज़ अच्छी तरह देख ली थी। वो बोलते थे सबसे कौन से देश को वो चाहते हैं, द मोस्ट लव कंट्री, दिस इज इंडिया, इंडिया, यस, एंड द मोस्ट हेटेड नेशन इज पाकिस्तान। और मेरे को तब बोलते थे जब मैं उस समय आ रहा था एज अ जनरल बन के टू कमांड माई डिवीजन इन पंजाब फिरोजपुर सेक्टर, मेरे को कई अफगानी बोलते थे जनरल साहब आप यहाँ से हमला करो, हम साले यहाँ से करते देश को, इस देश को ख़त्म करना। तो नफरत आपने देखी है, और वो नफरत अब ग्राउंड पे और बढ़ती जा रही है, जो ये अभी हुआ है। सर अभी मैं उस पर भी आऊँगा, बट आई थिंक जैसे आपने कहा ना कि जब पाकिस्तान जो देश है सबको इनके जनरल इधर उधर रख रहे हैं अपने पास, आई थिंक उसका जो कंट्रीज़ है, जैसे आप दो ही कंट्रीज़ मेनली चाइना एंड अमेरिका, आई थिंक उसका एक और भी रीज़न है क्योंकि ये दो कंट्रीज़ भी इंडिया के साथ बैलेंस ऑफ पावर चाहती है कि टू कीप इंडिया इन चेक। उनको लगता है वही इसके दुश्मन के साथ थोड़ी हम वो करें। आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग, वो तो नेचुरल है। हाँ। देखिए वो अदरवाइज सर पाकिस्तान में क्या रखा है, नहीं वो है ही नहीं, बट वो काउंटर बैलेंस टू इंडिया है। और तभी आपने जब देखा था रशिया, जो इंडिया का और अमेरिका का बहुत क्लोज रिलेशनशिप जो चल रही थी, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रशिया वाज फीलिंग लिटिल बैड, and therefore they were also cozying up to, because see Pakistan. you play each other against each other, so they were also going geopolitics. So yeah, this is the geopolitics. So that is also their aim. But Pakistan is such a rogue nation that everyone, whether it is all these countries, they use them for their own advantage. But let me tell you, Americans suffered also. The 9/11 happened because of their own seeds that they put. Yeah. So if you support terrorism in some or the other manner, it will also hit you back. And the seeds of terrorism have been actually communalism in India have been showed by the British. When I quoted you, the जो एक्ट निकाला था 1935 में, उन्होंने बताऊँ क्या तब निकाला था, Hindus will vote for only Hindus and Muslims will vote only for Muslims. Yes. This is I think the act, if I am not wrong, is Rowlatt Act or some act of 1935. तो ये तो सारा उन्होंने शुरू किया था ना। तो यही जो उन्होंने ब्रिटिश ने किया, जब आप ये बुक पढ़ोगे तो ये बोलोगे पाकिस्तान आर्मी डिट्टो वही कर रही है। तो बिकॉज दे वर द स्टूजेस ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश डिडंट वांट टू गिव अस इंडिपेंडेंस, सो देयरफॉर दे आर एग्जैक्टली डूइंग द सेम स्ट्रेटेजिक थिंग्स, किस कैसे लोगों को बढ़ाना, the British did. Exactly. And this book is a must read by everyone to know what Indian history is and what is our relationship with Afghanistan and what is this Pakistan. And इसमें ये तक लिखा है ना, नेशनलिस्टिक जो इंडियन मुस्लिम्स थे और आज भी हैं, फौज में मैंने देखे और बहुत हैं, उनको भी कैसे ब्रिटिशर्स गुमराह कर रही थी। अच्छा। Yes, this book is talked about it. So what I'm trying to say is,
टुडे देर आर नेशनलिस्टिक, इस देश में बहुत नेशनलिस्टिक लोग हैं, हर धर्म के, हर कास्ट के हैं। उनको भी हमारा एक मकसद होना चाहिए कि उनको अपनी तरफ रखें, क्योंकि ये जैसे भी ये जो हादसा हुआ है, ये दिल्ली में ये जो रेड फोर्ट अटैक है, ये तो चाहते हैं कि ये एडुकेटेड लोग, रेडिकलाइज लोग यही करें, सो ताकि हमारी इमेज so that yes, to keep hitting us in every manner, so we have to target now the nationalistic Muslims to counter these so-called other type of Muslims who are playing the role of Pakistan and suiting their interest, जैसे मुस्लिम लीग ने जिना का किया था, मुस्लिम लीग ने अंग्रेज़ों का किया था, वैसे ही अभी जो कुछ हैं लोग हमारे देश में जो गुमराह हो गए हैं और पाकिस्तान का एजेंडा गा रहे हैं, तो जो नेशनलिस्टिक लोग हैं इस कंट्री में, एंड मैं बोलूँगा मुस्लिम नेशनलिस्टिक वही हैं। देखिए, मैं जब अफ़गानिस्तान में था ना, मैंने जनरल रावत को बोला था, मैं कहा सर कश्मीर में ना आप अफ़गान्स को लेके आइए, वहाँ की यूथ, अरे मैंने तो वहाँ की यूथ को सुना है, बॉयज़ एंड गर्ल्स यंग, वो तालिबान की ऐसे वो फोरम्स में ऐसी बैंड बजाते थे ना। सो आई टोल्ड जनरल रावत, मैं कहा सर लेट्स गेट अफगान्स टू इंडिया, लेट देम गो इन JNK, लेट देम टर्न हाउ पाकिस्तान, उनको बताएं लोगों को कि पाकिस्तान ने उनको कैसे ख़राब किया उस देश को। और आज आप कश्मीरियों को भी, ये पाकिस्तानीज़ का आपसे कोई लव लॉस नहीं है, ये आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे और आप उनके चक्कर में आ गए कुछ लोग, और आप अपने कश्मीर को, अपने हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए लगे हो। तो टू सम इट अप, मुस्लिम who has seen all this problem in his own country, अगर वो हमारे यहाँ कश्मीरी मुस्लिम को बताए तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि वो बोलेगा यार ये सही बता रहा है, इसने देखा है। अब कल मैं जाके बोलूँ, वो बोले यार ये तो मैनिपुलेट करके बता रहा है। So we can yet do this policy. I agree. Yeah. We can get lot of these people who are, including from the armed forces. There are so many people. आज मैं हमारे इतने जवान हैं, उनमें इतना जज्बा है, रिटायर्ड वाले भी, उनको उनकी टीम्स बनाए और वो जाके जब बोले ना, उसका प्रभाव अलग होगा। Just 2 days back I heard Ajit Doval ji saying the exact same thing what you're saying. उन्होंने भी ऐसा ही बोला था that we have to utilize them. Rather than feel कि they are also radicalized, we have to utilize them to tell others of what is happening. Same way in one of my podcasts, it's a little off topic, but I said the same thing, that because of how the Britishers twisted our Varn or caste system, it is only to the Brahmins eventually to also finish this. Because उनको एक पेडेस्टल पे बिठाया गया ना, तो वही इस चीज को खत्म भी कर सकते हैं, उनके हाथ में है। सेम वे द मुस्लिम्स हु हैव सफर्ड व्हाट पाकिस्तान हैज डन इन अफगानिस्तान कैन कम टू इंडिया एंड गिव मच मोर क्लैरिटी कि भाई तुम्हारे को गुमराह करा जा रहा है, तुम्हारा दिमाग ब्रेन वॉश करा जा रहा है, व्हाटएवर द कश्मीरी मुस्लिम्स वी हैव। बट सर जो आपने, इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूं, जब मैं अफगानिस्तान में था, आपको याद होगा कि हमने इंडियन मिलिट्री एकेडमी और नेशनल डिफेंस एकेडमी में बहुत अफगानियों को ट्रेन किया हुआ है। जब मैं गया, मैंने अपने वो 4 इंडिया के कोर्समेट्स मिल गए मेरे को, उसमें से एक मर चुका था, बाकियों को मैं मिला, और बाद में उन्होंने मेरे को बताया जो अपना शेर मोहम्मद स्टेनिक्स था, वो मेरे से एक कोर्स जूनियर है, वो भी आज तालिबान में मिनिस्टर है, डिप्टी स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स। ओके, अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द आर्म फोर्सेस पीपल हु आर हिज कोर्समेट्स, he is from my company of IMA. We need to contact him because you know एक अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग डिफरेंट होती है। बट लेट मी टेल यू, मैं वहाँ से जब जितने भी अफगान ट्रेन थे इंडिया में, आई ट्रेस्ड आउट अबाउट 60 ऑफ देम। फाइनली वी कुड ओनली गेट अबाउट 30 odd बिकॉज रेस्ट हैड ऑल डाइड इन फाइटिंग। उसमें एक गवर्नर ऑफ गजनी था, एक मिनिस्टर ऑफ एंटी ड्रग्स का था या जो भी था, ऑल एक्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी पास्ड आउट, दे वर ऑल एजेड नो, बुढ़े थे। मैं जब उनको लेके आया, उनकी वाइफ भी आई, बच्चे भी आए, मेरे को उन्होंने बोला खुद कि हम अक्षरधाम टेम्पल जाना चाहते हैं। अच्छा, हुमायूं टेम्पल जो है ना यहाँ पर कनॉट प्लेस के पास, वो देखना चाहते हैं, हुमायूं मंदिर, सॉरी हनुमान मंदिर, मेरे वो स्लिप हो गया, हनुमान मंदिर। उनको मैं वहाँ ले गया,
जो एक होते हैं तौर तरीके, उन्होंने टीका भी लगवाया। तो मैं बता रहा हूँ कि आज हमारी फ़ौज में भी यही खूबी है कि फ़ौज में सब धर्म के लोग हैं। अगर आप मुस्लिम भी हैं ऑफिसर और आपके जवान हिंदू हैं मेजॉरिटी, तो आप टीका लगवाएंगे और जाएंगे और हवन में बैठेंगे, वो बांधा जाएगा आपको, सबको धागा वागा आप करेंगे। अगर आप हिंदू हैं ऑफिसर और आपके जवान मुसलमान हैं, तो आप मस्जिद में भी जाएंगे और उनको मिलेंगे। और वो जब आके हमारे यहाँ मुसलमान लोगों को बताएंगे कि ये पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, किसी का सगा नहीं है, ये सिर्फ सगा है तो अपने सीनियर ऑफिसर्स का, अपने जवानों का सगा नहीं है। कारगिल में उन्होंने अपनी जवानों की बॉडीज लेना मना कर दिया था। बताओ कितनी शर्म की बात। और मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि एक ऑफिसर और जवान का क्या जज्बा होता है, और आपने खुद बोला था हम किसी को पीछे नहीं छोड़ते। अगर कोई इंजर्ड भी हो गया ना माइन फील्ड में, उसको निकाल के लेके आते हैं। और ये बहुत वो हैं, ये नहीं कि छोड़ दो उसको मरने। सर पाकिस्तान का तो आपने जैसे बोला ना कि जो खुद आप बीज बोते हो वही आपको मिलता है। अब उन्होंने जो ये जिहादियों को खड़ा करा, वही तालिबान भी बाद में जाके इतनी बड़ी बन गई। अब अफगानी तालिबान ही पाकिस्तानियों को मार रही है, बिल्कुल। तो उन्हीं के ही करा कराया है। तो कर्म आपको कभी जाने नहीं देता, वो कभी ना कभी तो आपको पकड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल। और एक और इसमें फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ट्रेन, और इनके लीडर्स कौन थे? आईएसआई एजेंट्स पाकिस्तान थे, वो सबको जानते हैं, इनके सिस्टम को जानते हैं। सही बात है। तो उनको टारगेट करना ज़्यादा आसान है। सर आज के समय में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चल रहा है, एग्जैक्टली अब हो क्या रहा है? अभी पीछे न्यूज़ आई थी कि दोनों ने अपनी आर्मीज रेडी कर ली है एंड दे आर रेडी टू गो फॉर वॉर। क्या व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ, इफ यू कुड टेल मी, आर दे एक्चुअली गोइंग फॉर अ वॉर या क्या चल क्या रहा है? देखिए, वो साफ ये चल रहा है, नफ़रत जो है अफ़गानियों की पाकिस्तान के प्रति वो सॉलिड है। दूसरा, ये हमने कभी सोचा नहीं है स्ट्रैटेजिकली, अफ़गानिस्तान इज़ अ लैंडलॉक कंट्री। यस। आपको पता है भारत का और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है एक्चुअली 100 किलोमीटर। लेकिन वो है जो हमारा पीओके उन्होंने ले रखा है। तो वी हैव गॉट 100 किलोमीटर्स ऑफ बॉर्डर कनेक्टेड टू वखान कॉरिडोर। ओके, बट टुडे इंडिया कैन नॉट डू एनीथिंग। तो इसीलिए हम बंदर अब्बास और छाबर पोर्ट पे हमारा फोकस है। बंदर अब्बास से भी हमने काफ़ी आइटम्स वगैरह भेजे हैं। कहने का मतलब है कि वो आइसोलेटेड हैं। उनका ट्रेड कहाँ से होता है? सारा अफगान के थ्रू होता है, ये पाकिस्तानियों के थ्रू होता है। पाकिस्तान वो देश है, उन्हीं के ग्रेप्स लेगा और फिर वो उन पे वो अपना लगा देगा कि प्रोड्यूस ऑफ पाकिस्तान। उनको दवाइयाँ, फ्रॉड दवाइयाँ देता है, इसलिए अफगानी इंडिया में आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है पाकिस्तान ने उनको चोक करके रखा हुआ है, क्योंकि सारा ट्रेड है। और अभी थोड़े दिन पहले एक लेटर साइन हो गया अफगान गवर्नमेंट से कि पाकिस्तान के साथ सारा ट्रेड कट। अच्छा, नाउ वी विल फोकस ऑन ईरान एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो यहाँ भारत के लिए मौका है। थोड़ा महंगा जरूर पड़ेगा, जब नेशनल इंटरेस्ट होता है तो भारत को अभी एग्रेसिवली बंदर अब्बास से और छाबर से सप्लाईज भेजने चाहिए। और मैं तो बोलूँगा एयर रूटिंग आप करिए वहाँ से, अरेबियन सी के ऊपर से, एंड डायरेक्टली आप ईरान की टेरिटरी से फ्लाई करके go and give them all kinds of aid, and business ventures should start doing in Pakistan, अफगानिस्तान। और आज अफगानिस्तान में एक और चीज़ है, तालिबान के प्रॉब्लम्स तो हैं। देखिए, विमेन को उन्होंने सप्रेस करके रखा है, लॉ का पर प्रॉब्लम है। करप्शन वहाँ जीरो है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया, जितना मैंने सुनने में आया है। यस, एक्सेप्ट वुमेन, women. एवरीथिंग इज सॉर्टेड ओवर। सो लॉ एंड ऑर्डर इज गुड, करप्शन जीरो है। ये तो सबसे बड़ा ग्राउंड फीडबैक है। तो इंडियन इन्वेस्टमेंट को भी करना चाहिए, और रिस्क आपको इसलिए नहीं है, दे विल गिव यू सिक्योरिटी कवर, और दे डू, सो वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। तो इंडिया के लिए अभी राइट टाइम है, क्योंकि देखो पाकिस्तान इनको चौक करके रखता है वो ट्रेड के चक्कर में। अब उन्होंने बोला ये बाढ़ में जाए, ये करते रहे, अब हमने करना है। और दूसरा, इंडिया को अभी ना इंटरनेशनल फोरम यूएन में ये डोरेन लाइन का इश्यू उठाना चाहिए। आज
तक किसी भी अफगान गवर्नमेंट ने इंक्लूडिंग तालिबान 1.0 तालिबान 2.0 ने ड्यूरेंट लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। जब उन्होंने नहीं किया है, और मैं आपको बताऊं, कश्मीर इज नॉट द मुद्दा। पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली कश्मीर का इश्यू पूरी विश्व में बता रखा है, मुद्दा तो ड्यूरेंट लाइन का है, उसका तो बताया हुआ ही नहीं उसका वो बात ही नहीं करते हैं। तो हिंदुस्तान को आज पूरे मीडिया में, और मैं बार बार बोलता हूँ, ये ड्यूरेंट लाइन का मुद्दा उठाना चाहिए यूएन श्योर में। और इनके अफगानी जिरगाज हैं इनके, ये इसको बोलते हैं ड्यूरेंट जिरगा, लंदन में बैठे हैं ये, इनको हम गाइड करें यार, वी हैव टू फाइट फॉर देयर केस। वो बेचारे, देखो पाकिस्तान ने क्या किया, इन लोगों को फाइट करवा के ना पढ़ाई करने दी ना कुछ करने दिया इनको, तो बेचारे वो इलिटरेट है। आवाज़ किसको उठानी चाहिए इनके बिहाफ में? भारत को। सर हम कुछ ना कुछ तो, जैसे न्यूज़ खबर आती ही रहती है कि कुछ ना कुछ तो अनऑफिशियली इंडिया अफगानिस्तान के साथ ऑपरेशंस कर ही रही है, आई एम श्योर, पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए। ऐसा कोई किसी ने ऑफिशियली तो ये बात बोल नहीं सकते, बट जितना थोड़ी बहुत समझ आती है, जितना न्यूज़ में दिखता है, लगता है कि यार हो सकता है कि इस चीज़ में, या ये जो पाकिस्तान पे अटैक हुआ है उस साइड से, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया का सपोर्ट दिखता है। आई एम नॉट अवेयर, क्योंकि देखो मैं तो अभी रिटायर्ड हूँ, कमेंट भी नहीं कर सकते। नहीं, मैं अभी रिटायर्ड हूँ, बट मैं ये बोलना चाहूँगा, ऑपरेशंस अगर कर रहे हैं ठीक है, बट उससे ज़्यादा क्या है, वहाँ की जनता आपको चाहती है, उनको आप मॉरली जितना ये सपोर्ट करें, ड्यूरेंट लाइन का इश्यू बनाएं। वी हैव टू बी नाउ अ टाइम टेस्टेड एवरलास्टिंग फ्रेंड ऑफ अफगानिस्तान। और जहाँ तक उनकी विमेन का सवाल है, मैं आपको बता रहा हूँ, कल इतने इंडियन डेलीगेशन जाने चाहिए, धीरे धीरे देखो, खुलेंगे वो भी, इफ़ वी स्टार्ट ओपनिंग अप विद देम एंड वी स्टार्ट गिविंग द इंडियन मॉडल। देखो यही अफगान गवर्नमेंट जब कारजाई की गवर्नमेंट थी और अशरफ घानी की, आपको हैरान होगा, आप गूगल में देख लिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन पार्लियामेंटेरियंस इन द वर्ल्ड वर इन अफगानिस्तान। यस, और उसमें इंडियन ओरिजिन की लेडीज भी थी। उसका नाम था अनारकली, इंडियन थी, पंजाबी। And I came across so many Indian origin people who are settled there, who used to speak good Pashto also, but Hindi also, Punjabi also. So most of them were very happy over there that time. अभी भी सर जो तालिबान के लीडर्स की ट्रिप हुई थी हाँ भारत के अंदर, तो यहाँ पे वो बड़ा इशू बन गया था कि वाया देयर नो फीमेल जर्नलिस्ट। फिर बाद में पता लगा कि भाई सारी ही फीमेल जर्नलिस्ट जैसे उनको रहना था वैसे थी। तो आई एम श्योर विद टाइम, देखो आज वहाँ अफगानिस्तान में जब मैं भी था, वहाँ BBC, CNN सबके रिपोर्टर्स हैं। मेरे को तो लगता है इंडियन रिपोर्टर्स को जाना चाहिए, वो जो उनके कस्टम्स है फॉलो करो, एंड दे विल बी वेरी फोर्थ कमिंग। और हमारे को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि भाषा का एक एडवांटेज है, वहाँ हर अफगानी हिंदी जाता है। कैसे जानता है? क्योंकि वो हमारे TV चैनल्स देखता था। सर हम कितनी YouTube वीडियोस देखते हैं, मैं तो कभी गया नहीं, उनको जैसे देखते हैं ना इंडियन पासपोर्ट, वो तो पागल हो जाते हैं। ऑल दे हैव टू गिव इज लव। आप आज किसी थर्ड कंट्री में जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, अमेरिका जाइए, कोई अफगानी मिल जाए, उसको बस ये पता चले आप हिंदुस्तानी, वो आपको आके ना एक अलग ही जज्बा है। ओके, दिस इज़ अ फैक्ट। वो नहीं पूछता कि आपका धर्म क्या है, इंडियन हो आप। तो ये एक हमारे लिए, नेशन के लिए बहुत स्ट्रेंथ है जो हमें यूज़ करनी चाहिए। जो ये बार बार ये हमारे इंडियन मुस्लिम्स को गुमराह करना चाहते हैं, हमको ये मैसेज उन्हीं के ज़रिए करवाना है कि देखो उन्होंने कैसे आपको ख़राब किया, हमें ख़राब किया, आपको भी करना चाहते हैं। और आज सारे इंडिया वन रहे, किसमें इसमें का फ़ायदा है? सब इंडियंस का है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। भैया पाकिस्तान में तो भूखमरी है ना, इंडिया में आज आपको सारी फैसिलिटीज, एंड हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो क्यों पूरा देश एकजुट होकर नहीं खड़ा होता है और इस डायरेक्शन में चले कि हिंदुस्तान, देखिए सारे अगर यूनाइटेड रहेंगे तो उसमें देश की प्रॉस्पेरिटी है। बचपन में एक कहानी बताई जाती थी कि वो उसको 5 स्टिक या 6 स्टिक दे दो एक एक, वो तोड़ो तो सब टूट जाएंगे, 5 स्टिक इकट्ठी कर दो तो तोड़ नहीं सकते। तो यूनिटी हमारी इकट्ठा है। ये जो आसिम मुनीर है, ये एक ही चीज़ चाहता है इंडिया में, जो अंग्रेज चाहते थे कॉमनल झगड़े हो, वो यही चाहता है कि इंडिया में रोज़ बस लड़ाई झगड़े हो,
उनको कोई मतलब नहीं है कौन किस धर्म जाति का है, बस वो चाहते हैं बस हिंदुस्तान में इंस्टेबिलिटी आई। जब इंस्टेबिलिटी आएगी, अफगानिस्तान में $4.1 ट्रिलियन वर्थ मिनरल रिजर्व्स हैं। यस, ये तो ओके, आज उनके पास, हम अगर चाहें ना तो वहाँ से ये जो सेमीकंडक्टर्स के लिए ये रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ चिप्स के लिए सारी चीज़ें चाहिए, वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दे आर वेरी रिच इन मिनरल्स। आई नो। कोई जा ही नहीं रहा है, बट एक देश है जो जा रहा है, चाइना जा रहा है। हाँ, चाइना तो वो तो कर रहा सबसे है। पहले पहुंच जाते हैं इन चीजों में, ठीक है, तो वो अलग ही तरीके से ऑपरेट करते हैं। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि अभी उनको यूएवीज भी दो, क्यों नहीं देने चाहिए, ट्रेन करो। पहले हम ट्रेन कर ही रहे थे, मेरे टाइम में हमने बहुत अफगानी ऑफिसर्स और जवानों को मैं इंडिया में लेके आया हूँ, ट्रेनिंग कराई है। अभी भी वही आर्मी है, एक्सेप्ट दैट गवर्नमेंट चेंज हो गई है। वही सोल्जर्स तो वही है ना, इतने हैं जो हमारे एनडीआई में ट्रेंड वाले होंगे, इतनी यूनिट्स में आए हैं, स्पेशल फोर्सेस में उनकी ट्रेनिंग हुई है। बिल्कुल। उनको बुलाओ यहाँ, ड्रोन की ट्रेनिंग कराओ, ड्रोन दो, क्यों नहीं कर सकते हम? सो वन लास्ट थिंग बिफोर वी एंड दिस कॉन्वर्जेशन, आप 2011 से 2014 में अफगानिस्तान में थे। तब आई थिंक वो अशरफ घानी की वाज द प्रेसिडेंट। मैं मिला हूँ अशरफ घानी को। अच्छा। नहीं, उसके बाद हुआ है, उससे पहले कारजाई था, मैं दोनों को मिला। हाँ, उससे पहले कारजाई था, बिल्कुल। Yes. तो उस समय अमेरिका ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा था अफगानिस्तान को, उनकी सारी फौज वहाँ पे डिप्यूटेड थी, अमेरिकन आर्मी वहाँ पे थी। तब आप जनरल पब्लिक से जब मिलते थे, तब वहाँ की जनरल पब्लिक का तालिबान को लेके टेक क्या था सर? आई वांट टू नो। गुड क्वेश्चन। तालिबान के साथ टेक ये था, मैंने आपको बताया ना, आई हर्ड इन हेरात एंड ऑल दीज कॉन्फ्रेंसेस सम यंग लेडीज हैड गॉट अप, यंग चिल्ड्रन, और तालिबान के कुछ एक्स फाइटर्स थे जो अभी मेन स्ट्रीम में आ गए थे, उनको उन्होंने ऐसा मतलब लतेरा ना, तो दे डिडंट वांट तालिबान दैट टाइम, लेट मी टेल यू। दे वांटेड, देखो उस कंट्री में, मैं आपको अब बताता हूँ मैंने क्या देखा। जब ये अमेरिकन थे वहाँ पर, तो जो सारी कंट्रीज वहाँ 52 कंट्रीज थी, इसमें 52 countries were part of this international security assistance force. Yeah, operation whatever that was happening. And there were 2 US generals who were the 4-star generals. One was General John Allen and the second was Joseph Dunford. I met them also and I used to go a number of time to the ISAF headquarters. और मैं NATO चीफ वगैरह जो आते थे, सेक्रेटरी जनरल, उनसे भी हमारी मुलाकात हो जाती थी, और जो भी कभी इनके बड़े आते थे नेता वेता, I used to be called, so it was a good honor for me to know all these people. And फॉर्चुनेटली जो अफगान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लेके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इनकी नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी, जो अपने रॉ के बराबर है या पाकिस्तान की ISI के बराबर है, और इनके अशरफ घानी से मैं मिला था उनके घर में 1-2 बार, ये कारजाई से मुलाकात हुई है। तो एक जो वहाँ पल्स था, दैट नेशन वॉज डूइंग वेल टू सम इट अप, अच्छा कर रहे थे। और एक टाइम आ गया था कि 2007 से 9 तक काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी कंट्रोल हो गई थी, अच्छा कंट्रोल हो रहा था, तालिबान सारी पाकिस्तान में आ गई थी। बिल्कुल। ओके, पाकिस्तान वाले उस समय ये चाह रहे थे कि अमेरिकन और ये सारे जाएं, और लेट मी टेल यू एक और चीज़ है, चाइनीज़ वर कोऑपरेटिंग विद दिस, इंडियंस वर कोऑपरेटिंग विद दिस, रशियंस वर कोऑपरेटिंग विद दिस। तो मैंने वहाँ बड़ा एक अच्छा तालमेल देखा। टर्की वॉज कोऑपरेटिंग, टर्की एज इट इज वॉज पार्ट ऑफ दिस ISAF। तो इनकी ट्रेनिंग में इंडिया, चाइना और रशिया, हम लोग स्टैंड अलोन मोड में करते थे अपना, बट ये लोग कंट्रीज कर रहे थे। तो वहाँ मैंने सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी देखी, डेवलपमेंट हो रहा था। पार्क्स में मैं 1-2 बार गया, वहाँ जहाँ बाबर है उधर भी मैं गया। विमेन वर ड्राइविंग, विमेन ब्यूटी पार्लर्स खुल गए थे। तो जो एक नॉर्मल कंट्री जो दिखती है वो मेरे को दिख रही थी। और हुआ क्या है, उस समय हुआ ये था कि अमेरिकन्स ने डिसाइड किया कि अब हम इस कंट्री को हमने काफ़ी हद तक स्टेबलाइज किया, तो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट चल रही थी। सो इन्होंने पूरी अफगान आर्मी को ट्रेन किया, सब ने ट्रेन किया, इन्होंने भी किया, हमने भी किया। अफगान आर्मी वॉज डूइंग इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस, तो उनको सेल्फ रिलायंट बना दिया। इनकी जो गवर्नमेंट फंक्शनिंग में मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट थी, इलेक्शंस थे, विमेन पार्लियामेंटेरियंस थे, तो पार्लियामेंटेरियन चलिए, मैं 1-2 बार उनकी वो भी अटेंड करके आया। वी मेड द पार्लियामेंट ऑल्सो।
तो सिस्टम चल रहा था, स्कूलिंग अच्छी चल रही थी, एक जो नॉर्मल एक कंट्री में होता है ना। पाकिस्तान ने देखा कि अब तो ये चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, उन्होंने कहा इनको तो ये तरक्की कर रहे हैं, ये तालिबान को ट्रेन कर रहे थे। और जैसे ही अमेरिका ने अनाउंस किया, बराक ओबामा ने 2012 में आया था we will start pulling कि out. नो वील स्टार्ट पुलिंग आउट, तो इन्होंने अटैक्स शुरू कर दिए। और फिर ये प्रेसिडेंट ट्रम्प और बराक ने मिलके, ओबामा ने उससे पहले बोला था कि इनको हम पीस टॉक्स कराएंगे अफगान तालिबान के साथ दोहा में। इंडियंस भी जाते थे कई बार उसमें। तो कंसेप्ट अच्छा था। कंसेप्ट क्या था? देखो, तालिबान हैं तो कौन, अफगानीज है ना। हाँ बिल्कुल। तो उनके साथ ये था कि इनको भी लेके और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है इलेक्शंस करा के एक मिली जुली गवर्नमेंट बनाएंगे। कंसेप्ट अच्छा था। पाकिस्तान ने इसको हाईजैक किया। ओके। जैसे ही अमेरिकन भागे, इन्होंने सारे तालिबानी छोड़ कर दिए। और इसीलिए आपने देखा वो सरीना होटल में उनका आईएसआई चीफ पहुंचा हुआ था सर, तो इसीलिए वो खुशी मना रहे थे कि अब वहां पर सेलिब्रेट हो रही थी विक्ट्री, मैंने भी देखा था। तो तब ना वो ये तालिबान को कोई नहीं चाहता था वहाँ के लोग। अब हकीकत यह है कि ये उसमें एक और सवाल उठता है, ये इनकी सेना लड़ी क्यों नहीं? मैं आज आपको बताऊं क्यों नहीं लड़ी। मेरे को उस समय इनके कॉल्स आते थे, ये इनको हुक्म दे दिया था कारजाई ने कि आप लड़ो नहीं, ब्लड शेड नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई, वरना फिर सिविल वॉर अरे हो जाता। हाँ वो हो जाता, और ये भी मरते वो भी मरते। एंड अशरफ गानी ने एक ही बहुत बड़ी गलती की, जो भाग गया। और वो इसलिए भागा, उसको पता था इसको वो फांसी दे देंगे, क्योंकि उससे पहले इन्होंने उसको भी दी थी, जो इनका एक्स प्रेसिडेंट था। अभी घानी अमेरिका में है। अभी घानी कहाँ है वो, कोई अच्छा, नहीं पता। कोई बोलता है कि अरब कंट्रीज में, गॉड नोस। बट ही वॉज इंटेलिजेंट पर्सन, एंड लेट मी टेल यू, ही यूज टू फॉलो द आइडियलिज्म ऑफ टू लीडर्स ऑफ इंडिया, ओके। सरदार पटेल एंड महात्मा गांधी। ओह, आई सॉ सो मेनी बुक्स इन हिज रूम, इन हिज ऑफिस। उसके घर में भी हम गए थे, तो मेरे को वो बता रहा था कि फॉर मी माई रोल मॉडल्स आर सरदार पटेल एंड महात्मा गांधी। तो वो जो एक पटेल नहीं लगाते थे शॉल, वो रखता था, और महात्मा गांधी टाइप उनका वो था। तो ही आइडियलाइजेस देम। इंटेलिजेंट था। इसको 2013 की या 14 की टाइम्स मैगजीन में ही वॉज डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल मैन इन दी वर्ल्ड। दिमाग था, और लोग इसको चाहते थे क्योंकि ये ऑनेस्ट था। उस समय जब इलेक्शंस हो रहे थे, मैंने इंडियन एम्बेसी में बोला था ये जीतेगा, जबकि इंडियन एम्बेसी में सब बोल रहे थे कि कारजाई जीतेगा। मैंने कहा नहीं, सॉरी अब्दुल्ला जीतेगा। मैंने कहा नहीं, कारजाई ये जीतेगा, अशरफ गानी। क्योंकि मैं जब वहाँ लोकल्स को मिलता था, रिस्क तो मैं लेता था, देखो, क्योंकि हम तो आईएसआई के टारगेट पे थे। तब तो अटैक्स भी ज्यादा होते थे अफगानिस्तान के। तो मैं कई बार जब गांव ये लोगों को मिलता था, तो सब बोलते थे अशरफ गानी हमें चाहिए, इंक्लूडिंग आर्मी वाले, बिकॉज ओनली थिंग ही वॉज कंसिडर्ड एज ऑनेस्ट एंड अपराइट और इंटेलिजेंट। बट ये फिर पाकिस्तान ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि वापस तालिबान लेके आ गए। पर चलो, अब अच्छी बात यह है कि वो तालिबान को भी वो बोलते ना, समझ आ गई है। अब वो शायद इन्हीं को अच्छी तरह सबक सिखाएं कर सकते हैं, क्योंकि इनके हैंडलर्स, ट्रेनर्स, फंडर्स सब वही यही थे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, थैंक यू फॉर अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन। बहुत सारी चीज़ें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया की क्लियर हुई। बुक ये जो आपने बोली है ज़रूर मैं ढूंढ के पढ़ूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई सर। इट वॉज ग्रेट हैविंग यू ऑन द पॉडकास्ट। एंड फिर करेंगे, कोई डेवलपमेंट होती है between these countries, we'll do a podcast again. Thank you, Akhil. Yeah, I hope you had a good time. Oh yes, it was a relaxed and a free-flowing conversation with utmost honesty. Yeah, thank you so much. Thank you.